तो अभी तक हमने जितना भी इलेक्ट्रोलिसिस करा है ना, वो हमारे पास होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस। इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस में जो हम इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, चाहे वो कैथोड हो चाहे वो एनोड हो, वो जो है ग्रेफाइट की होगी या फिर मोस्ट लीस्ट रिएक्टिव मेटल या प्लेटिनियम की होगी। या तो हम ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स को हम कार्बन इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं। या फिर इनर्ट इलेक्ट्रोड में हमारे पास एक और होती है प्लेटिनियम की। प्लेटिनियम मेटल के इलेक्ट्रोड हम इसलिए यूज कर पाते हैं क्योंकि प्लेटिनियम जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आता है और वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। देखो, एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस कब बनता है? जब हम लोग इलेक्ट्रोड जो यूज कर रहे हैं ना, स्पेसिफिकली जो एनोड है हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया है लेट से कॉपर सल्फेट का। अब कॉपर सल्फेट का जब मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो इसके अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस होंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर 2 सल्फेट तो हम कर चुके हैं, लेकिन इस बार जो मैं इलेक्ट्रोड डाल रहा हूँ वो मैं ग्रेफाइट की नहीं डाल रहा, बल्कि मैंने इलेक्ट्रोड डाली है कॉपर मेटल की। देखो, इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है? टू कंडक्ट करंट। इलेक्ट्रोड जो कैथोड होता है वो क्या कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी से इलेक्ट्रॉन को आइंस तक पहुंचाता है, और जो एनोड होता है वो आइन से इलेक्ट्रॉन लेके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचाता है। तो इलेक्ट्रोड आर बेसिकली यूज टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट तक पहुंचाना और इलेक्ट्रोलाइट से वापस लेके इलेक्ट्रॉन जाना, ये इलेक्ट्रोड्स का काम होता है। तो इलेक्ट्रोड सॉलिड स्टेट में होती हैं, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोड शुड बी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में ग्रेफाइट हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है सॉलिड स्टेट में, सारे के सारे मेटल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। तो हम मेटल्स को क्यों अब तक यूज नहीं कर रहे थे एज एन इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट को ही क्यों कर रहे थे? उसका क्या रीजन था? देखो, जब मैं मेटल की इलेक्ट्रोड डाल देता हूँ किसी भी मेटल पॉजिटिव आयन के सॉल्ट सॉल्यूशन में, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें मेटल पॉजिटिव आयन तो होगा ना, और मैंने आ, खदीजा 18th ऑनवर्ड्स, मतलब जो क्लासेस होंगी ना, 18th को है हमारी क्लास, जब जब क्लासेस होंगी ना, तो आई थिंक आई टेल यू, मैं ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा, शेड्यूल देखना पड़ेगा। अच्छा जी। और 18 से पहले भी होगा नॉर्थ कैंपस में क्लास ना, मंडे वेंसडे जो आएगा ना, वेंसडे जो आएगा स्पेशली उस दिन होगा, तो डेट वुड बी 17th। अच्छा देखो, हम क्या बात कर रहे थे कि हमने जब इलेक्ट्रोड डाले थे तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड डाले थे, हमने मेटल इलेक्ट्रोड क्यों नहीं यूज करे? मेटल्स का भी तो वही काम होता है, मेटल जो है वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकता है। तो हमने जितनी भी अभी तक इलेक्ट्रोलिसिस की, हमने मेटल इलेक्ट्रोड क्यों यूज नहीं करे? इसका रीजन ये है कि अगर मैं मेटल इलेक्ट्रोड डालता हूँ और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी मेटल पॉजिटिव आइन होता है, तो होता क्या है कि जो एनोड होती है उसका जो मेटल होता है वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस, बल्कि अलग से पढ़ लेते हैं इसको, अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूँ एक्वस कॉपर 2 सल्फेट की, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर 2 सल्फेट यूजिंग, अच्छा दोनों दोबारा रिपीट कर लेते हैं, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स देख लेते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस जिसमें मैं ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड यूज करूंगा, और दूसरा इसी तरह दोबारा से इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर 2 सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, ये भी देख लेते हैं साथ साथ ना, कंपेयर कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाए। यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, जब हम कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करेंगे और कॉपर का ही सॉल्ट सोल्यूशन होगा, तो वो जो केस है हमारे पास वो बन जाएगा एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन अगर मैं कॉपर के इलेक्ट्रोड्स यूज नहीं कर रहा, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड यूज कर रहा हूँ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, तो वो हमारे पास जो केस बनेगा वो इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस होता है, जो अभी तक हम पढ़ते आए।
तो इसमें जो इलेक्ट्रोड होंगे वो ग्रेफाइट के होंगे, और एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में जो इलेक्ट्रोड होंगे वो कॉपर के होंगे। सेल बिल्कुल वैसा ही है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। उन दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हमारे पास क्या है, कॉपर 2 सल्फेट एक्वस फॉर्म में है, इसमें भी कॉपर 2 सल्फेट है एक्वस फॉर्म में, इसमें भी कॉपर 2 सल्फेट है एक्वस फॉर्म में। बस फर्क क्या है कि जो हमारा पहला वाला सेल है इसके अंदर हमने जो इलेक्ट्रोड्स डाले हैं वो ग्रेफाइट के बने हुए हैं, यानी कार्बन के बने हुए हैं। दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स ग्रेफाइट के हैं। और दूसरा जो एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस वाला केस है उसमें फर्क क्या है कि इलेक्ट्रोड्स मेरे कॉपर के हैं, और बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड है ऑब्वियसली, एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव से। तो जो पॉजिटिव से कनेक्ट है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो नेगेटिव से कनेक्ट है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो पॉजिटिव से कनेक्ट है उसको हम बोलेंगे एनोड, और जो नेगेटिव से कनेक्टेड है उसको हम बोलेंगे कैथोड, जैसे पहले बोलते आ रहे थे। इसी तरह यहाँ पे भी जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है उसको हम बोलेंगे एनोड, और जो नेगेटिव से कनेक्टेड है उसको हम बोलेंगे कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कॉपर 2 सल्फेट ही है, जिसके अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव आइन है, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव आइन है, क्योंकि एक्वस है, पानी है, तो इसलिए H पॉजिटिव आइन भी है और OH नेगेटिव आइन भी है। इसी तरह कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ जो मैंने इलेक्ट्रोलिसिस की है उसमें भी यही सारे आइंस एग्जिस्ट करते हैं। अब रिएक्शंस थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। अगर मैं कैथोड की इक्वेशन देखूं इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस में, तो हमने कहा कि दो तरह के आइंस हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव। इनमें से वो रिड्यूस्ड होगा क्योंकि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है, ये बात तो कंफर्म है ना, कैथोड पे रिडक्शन होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनमें से सिर्फ वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा जो कि रिएक्टिविटी में कम होगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे आता है, तो कॉपर जो है वो रिड्यूस होगा, इट विल गेन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर इनटू एलिमेंटल फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। और सॉलिड फॉर्म में जो कॉपर आता है हम कहते हैं कि पिंक सॉलिड डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे, पिंक सॉलिड डिपॉजिट एट कैथोड। सेकेंडली एनोड की अगर हम बात करें इसी इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस में, तो एनोड पे भी हमारे पास दो तरह के एनाइन है, सल्फेट एनाइन और OH नेगेटिव एनाइन। सल्फेट एनाइन हमें पता है कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होते, डिस्चार्ज नहीं होते, तो OH नेगेटिव आइन ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और उसकी इक्वेशन मैंने बार बार बोला है कि ये याद कर लो कि ऑक्सीडाइज होने के बाद OH नेगेटिव आइन की इक्वेशन क्या होती है, 4OH नेगेटिव 2 मोल ऑफ वाटर ऑक्सीजन एंड 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगी, एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस निकलती हुई बबल मिलेंगे उसके, और सोल्यूशन का जो रिजल्टिंग कलर है वो क्या हो जाएगा, ब्लू से कलरलेस, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव आइन खत्म हो रहा है ना, कॉपर आयनिक फॉर्म से अपनी एलिमेंटल फॉर्म में जा रहा है, तो सोल्यूशन का कलर ब्लू से कलरलेस हो जाएगा। तो ये हमने सारा इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा। लेकिन अगर सिर्फ मैं ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की जगह कॉपर के इलेक्ट्रोड डाल दूं, अब देखो कॉपर के इलेक्ट्रोड डालने से क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जो मेटल पॉजिटिव आइन है वो भी कॉपर है, और आपने इलेक्ट्रोड भी कॉपर का डाल दिया, तो इस कैथोड और एनोड पे ये रिएक्शन नहीं होगा। मतलब उस पे है तो कॉपर 2 पॉजिटिव आइन भी है सोल्यूशन में और H पॉजिटिव आइन भी है, इसी तरह एनोड पे सल्फेट एनाइन भी है और OH नेगेटिव आइन भी है। लेकिन देखो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन तो अभी भी एनोड पे ही होगी, और रिडक्शन अभी भी कैथोड पे ही होगी। मतलब एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है और कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है। लेकिन इस बार एनोड पे क्या होगा कि जो कॉपर एनोड है, जो कॉपर मेटल की बनी हुई है, जब उसी मेटल पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोलाइट में भी होगा, वही मेटल और उसका मेटल पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोलाइट में भी है, तो एनोड का जो कॉपर है ना वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बना लेगा। इस कॉपर सॉलिड स्टेट से आयनिक स्टेट में आ गया, एक्वा स्टेट में। ये कैसे हो रहा है कि एनोड का जो कॉपर मेटल था ना वो डिसॉल्व, मतलब आयनिक फॉर्म में आ गया, इसको हम कहेंगे कि एनोड डिसॉल्व हो रही है।
और जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोलाइट में थे वो जाएंगे कैथोड के पास, और कैथोड के पास जाके वो रिड्यूस हो जाएंगे. Copper 2 positive ion will gain 2 mole of electron to form copper in solid form. जो इक्वेशन एनोड की होगी एग्जैक्टली वैसी उल्टी इक्वेशन कैथोड की होगी. एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा होगा. एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में ऐसा होता है. और एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस होती कब है? व्हेन यू यूज एनोड या मेटल एनोड which has its salt cation metal positive ion in the salt solution. मतलब जब आप इलेक्ट्रोड, स्पेशली एनोड की बात हो रही होती है, अगर एनोड आप उस मेटल की यूज करो जिस मेटल का आयन इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है, तो एनोड डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी. समझ आई बात मुनीब? ये क्वेश्चन तुम पूछ रहे थे, ये वाली चीज थी, क्योंकि हमने उस वक्त पढ़ा हुआ नहीं था. ये किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? अभी इसके और एग्जांपल्स करते हैं, एक एग्जांपल पे रुकेंगे नहीं. देखो, एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस कब होगा? when you are using the metal electrodes dipped into its salt solution. मैं लिखवा देता हूँ ना ये बात. कब होता है हमारे पास एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस? Active electrolysis is the electrolysis when electrodes, especially anode, is made up of a metal dipped into its salt solution. क्या मतलब है इस बात का? देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास इलेक्ट्रोड्स जिंक मेटल की हैं और उनको मैंने जिस इलेक्ट्रोलाइट में डाला है वो जिंक नाइट्रेट है, मतलब जिंक 2 पॉजिटिव आयन्स उसमें हैं, तो ये केस एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का केस बन जाएगा. अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इलेक्ट्रोड जो है वो सिल्वर मेटल की हैं Ag, और जिस इलेक्ट्रोलाइट में मैंने उसको डाला है उसके अंदर सिल्वर पॉजिटिव आयन्स हैं, मतलब या तो सिल्वर नाइट्रेट है, तो अगेन ये एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का केस बन जाएगा. सही है. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास सिल्वर इलेक्ट्रोड है और उसको मैंने डाला है कॉपर 2 सल्फेट सोल्यूशन में, तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है और सिल्वर आयन है, तो तब ये एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का केस नहीं बन रहा. तो देखो बेसिकली हो क्या रहा है कि एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस कब हो रहा है? जब मैं मेटल जिसका कैटाइन इलेक्ट्रोलाइट में है उसी मेटल की इलेक्ट्रोड डाल दूं, और स्पेशली एनोड, तो एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का केस हो जाता है. सही है मुनीब, समझ आई बात? अब ये जो हमने अभी इलेक्ट्रोलिसिस की थी इसकी हम ऑब्जर्वेशन अगर देखें, ये जो हमने कॉपर सल्फेट वाली इलेक्ट्रोलिसिस की है एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस, उसकी अगर ऑब्जर्वेशन देखो तो इसमें कॉपर जो डिपॉजिट हो रहा है ना कैथोड पे, तो पिंक सॉलिड डिपॉजिटेड एट कैथोड. इसको ये भी कह सकते हो कि मास ऑफ कैथोड इंक्रीजेस. एक मेटल डिपॉजिट हो रहा है ना उस पे, तो मास ऑफ कैथोड इंक्रीजेस, ये भी कह सकते हैं इसको.
इसी तरह एनोड जो है वो डिसॉल्व होती हुई दिख रही होगी, कम हो रही होगी वो, एनोड डिसॉल्व। या इस बात को ये भी कह सकते हैं कि मास ऑफ एनोड डिक्रीजेस। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की कमी नहीं होगी। जैसे यहाँ पे ये जो एक्टिव इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस था वो ब्लू से कलरलेस हो रहा था ना, वो ब्लू से कलरलेस होने का रीजन क्या था? वही रीजन था कि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन रिड्यूस होके खत्म हो जा रहे हैं, आयंस की फॉर्म में खत्म हो रहा है, एलिमेंटल फॉर्म में बनना है। लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पे अगर वो कैथोड पे जाके खत्म हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, तो एनोड से वापस भी तो आ रहे हैं। तो जितने रिड्यूस हो रहे हैं उतने ही वापस ऑक्सीडाइज होके मिल रहे हैं। तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो है ना विल स्टे इन द सोल्यूशन, और जब वो सोल्यूशन में रहेगा तो कलर जो है सोल्यूशन का ब्लू कलर वो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की वजह से, तो कलर जो है वो ब्लू ही रहेगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? द कलर ऑफ द सोल्यूशन will remain constant। सही? समझ आई यहाँ तक बात? जी सर। अच्छा, अब इस एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस को हम कब करवाते हैं और क्यों करवाते हैं? देखो, एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस हम दो रीजंस के लिए करवाते हैं। इससे हमें दो फायदे होते हैं करवाने के। एक, जब मुझे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है कि फॉर एग्जांपल किसी मोर रिएक्टिव मेटल पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये जिंक है, इसके ऊपर मुझे कॉपर को चढ़ाना है। ठीक है, अब देखो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या अब मैं जैसे कॉपर जो होता है वो, जैसे अगर आपने किसी चीज पे पेंट करना है तो वो तो पेंट स्प्रे फॉर्म में भी आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में भी आ जाता है। लेकिन किसी मेटल को दूसरे मेटल पे चढ़ाना है, जैसे अक्सर होता है ना, कहते हैं चांदी का पानी इस पे चढ़ा हुआ है, सोने का पानी चढ़ा हुआ है। तो पानी कैसे चढ़ता है? वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से चढ़ता है। आप ऐसा तो नहीं कॉपर को मेल्ट करके स्प्रे बना दो, भाई मेटल इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट है उसका, स्प्रे कैसे बनाओगे उसका? तो हम लोग ये काम इलेक्ट्रोप्लेटिंग से करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो कॉपर को इलेक्ट्रोप्लेट करवाना है किसी जिंक मेटल के ऊपर। करवाने का रीजन क्या है? तुम्हें पता है ना कि लेस एक्टिव मेटल जो है वो कोरोड इजीली नहीं करता। जो हम लोगों ने मेटल्स में सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन की थी, तो वो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या थी कि मैं लेस रिएक्टिव मेटल आयरन पे जिंक चढ़ा दूं। लेकिन वो काम करने के लिए ना, जैसे फॉर एग्जांपल इतना बड़ा मेरे पास आयरन का वो शिप है, तो उस पे मैं जिंक के स्ट्रिप्स लगा दूं ना, तो वो भी मेरा काम उससे मेरा हो जाता है। पूरा उसको कोट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पूरा कोट जब हम करते हैं ना, तो हम क्या करेंगे? अगर फॉर एग्जांपल मुझे पूरी की पूरी कोटिंग करनी है उसकी, तो मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करूंगा। अब वो शिप को तो पूरा हम कोट नहीं करेंगे, क्योंकि छोटी एप्लीकेशन है हमारे पास, छोटी सी चीज है, उसको हम पूरा कोट कर देंगे। जैसे जैसे आयरन के स्पून होते हैं, स्टील जो होती है ना, चम्मच, कटलरी जो होती है, उस पर अक्सर जो है सोने का पानी या चांदी का पानी चढ़ा हुआ होता है। तो कैसे चढ़ाते हैं, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है? बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या, पहले तो ये डिफाइन कर लो। व्हेन one metal object is coated by another metal by the process of electrolysis। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि मुझे किसी टी स्पून को सिल्वर प्लेट करना है, सिल्वर प्लेटिंग ऑफ टी स्पून, ये डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए करते हैं।
क्यों करते हैं वो? अगर आप फैंसी रेस्टोरेंट में जाओ तो उन्होंने चम्मच को जो है वो उसके सोने का पानी या चांदी का पानी चढ़ाया हुआ होता है। तो वो किस तरह से करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेंगे, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक जगह पे वो जो टी स्पून है ना वो डिप किया, जैसे स्टील टी स्पून। स्टील में क्या होता है? आयरन होता है ना, आयरन का एलॉय होता है स्टील, तो वो कंडक्टर होगा। और उसको ना बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। जिसको इलेक्ट्रोप्लेट करना होता है ना उसको बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात जरूर लिख लेना, मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज मेड कैथोड, मतलब कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। और जिस मेटल को चढ़ाना होता है, इलेक्ट्रोप्लेट करवाना होता है जिस मेटल का, उसको हम बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, मतलब उसको हम एनोड बनाते हैं। जैसे हमें सिल्वर चढ़ाना है चम्मच पे, तो मैं क्या करूंगा, सिल्वर रॉड लूंगा एक, जिसमें सिल्वर होगा प्योर, Ag, और इसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे। तो इसके बारे में लिख लेना, मेटल यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज मेड एनोड, एनोड मतलब कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। तो सिल्वर रॉड जिसको चढ़ाना है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस पर, और जो तुम्हारी स्पून है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपने इलेक्ट्रोलाइट क्या लेना है, सारा मैटर उस पे होगा। देखो आपने सिल्वर को डिसॉल्व करवाना है ना, मतलब आपकी जो एनोड की इक्वेशन होगी उसमें क्या होगी कि सिल्वर एलिमेंटल फॉर्म से आयनिक फॉर्म में आए और कैथोड पे डिपॉजिट हो। कैथोड पे डिपॉजिट होने का क्या मतलब है कि सिल्वर आयनिक फॉर्म से रिड्यूस होके एलिमेंटल फॉर्म में कैथोड पे डिपॉजिट हो जाए। तो आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लेना है उसमें सिल्वर आयंस हर हाल में होने चाहिए। तो सिल्वर का कोई सॉल्युबल सॉल्ट ले लो, जैसे नाइट्रेट्स जो होते हैं वो सारे सॉल्युबल होते हैं, तो आप आंखें बंद करके सिल्वर नाइट्रेट ले सकते हो, क्योंकि नाइट्रेट जो है वो ऑब्वियसली सॉल्युबल होता है चाहे जिस चीज का भी हो। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड ले लोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्युबल होता है, तो इस क्वेश्चन में गलतियां होती हैं। तो आपने नाइट्रेट का हमेशा चूज करना है, चाहे कोई भी मेटल हो, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्ट ले लो उसका। जैसे सिल्वर है तो सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर हो तो कॉपर नाइट्रेट ले लेना। तो इसमें सिल्वर आइंस होंगे, जो सिल्वर आइंस कैथोड पे जाके रिड्यूस होंगे, तो जहां जहां नेगेटिव है ना वहां वहां रिडक्शन होगी और वहां वहां सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। और जहां जहां सिल्वर डिपॉजिट होगा वो हम कहेंगे कि वो चम्मच जो है उसके ऊपर सिल्वर का पानी चढ़ गया, सिल्वर आके मेटेलिक फॉर्म में डिपॉजिट हो गया ना। दैट्स हाउ वी इलेक्ट्रोप्लेट आयरन टी स्पून विथ सिल्वर। तो हम ऐसा नहीं करते कि सिल्वर को मेल्ट करेंगे और उसमें अंदर डिबोएंगे, नहीं, हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ताकि इवन कोटिंग हो। अभी समझ आई कहानी? जी सर। इसी तरह अगर गोल्ड प्लेटिंग करनी है तो गोल्ड की एनोड ले लेना, और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो है गोल्ड नाइट्रेट ले लेना। सही, चले आगे। मुनीब, पूछना तो नहीं है कुछ? करते क्यों है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्या एडवांटेजेस हैं?
इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसलिए की जाती है ताकि हम लोग प्रोटेक्ट कर सके मेटल को फ्रॉम रस्टिंग। मेटल फ्रॉम रस्टिंग। दूसरा डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए, जैसे वो चम्मच पे पानी चढ़ा दिया, ठीक है, तो इसकी वर्थ भी बढ़ जाती है, चीप मेटल जो है वो महंगा हो जाएगा। अच्छा जी, अब देखो ये एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में मैंने आपको बोला कि दो चीजें आती हैं, एक तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग और दूसरा क्या है हमारे पास, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। अभी प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, किस तरह से हम मेटल को प्यूरिफाई कर सकते हैं यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस, ये देख लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरे पास एक रॉड है जिसमें ना क्या कहते हैं, अब कोई भी मेटल ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि इस रॉड में ना मेरे पास है कॉपर और जिंक, मतलब ये बेसिकली ब्रास की रॉड है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे ना इसमें से वो निकालना है, क्या कॉपर अलग चाहिए या जिंक अलग। मैं कह रहा हूँ कि मुझे ना जिंक चाहिए, इसमें से जिंक मेटल चाहिए या कॉपर मेटल चाहिए, जो भी तुम्हें चाहिए। तो फॉर पहले हम देख लेते हैं कि अगर मुझे जिंक मेटल चाहिए ना इसमें से, तो मैं इस ब्रास रॉड के साथ करूंगा क्या। देखो है तो इसमें भी मेटेलिक बॉन्डिंग ना, कॉपर और जिंक है, तो है तो ये भी कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो ये भी कंडक्ट करेगा, तो ये एज अ इलेक्ट्रोड, पूरा रॉड एज अ इलेक्ट्रोड यूज हो सकता है ना। तो हम करेंगे क्या, मैंने ये जो इलेक्ट्रोड है ना, इसमें से मुझे प्योरली सिर्फ जिंक चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको एनोड पे अटैच कर दूंगा बैटरी के पॉजिटिव से, और कैथोड पे मैं बिल्कुल प्योर एक जिंक रॉड अटैच कर दूंगा। दिस इज प्योर जिंक, मतलब ये इसमें है ही सिर्फ जिंक। और ये जो थी मेरे पास ब्रास, ये मैंने एनोड पे अटैच कर दी। इसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये इम्प्योर जिंक है, क्योंकि इसमें कॉपर भी है, और केमिस्ट्री की नजर में इम्प्योर क्या होता है, जो चीज होनी चाहिए उसके अलावा अगर कुछ और है तो वो इम्प्योर है, ठीक है। अच्छा, इस पे मैं प्योर जिंक की रॉड मैंने इसलिए ली है क्योंकि देखो एनोड पे मैं चाह रहा हूँ कि क्या हो, इसमें से जिंक मेटल जो है वो आयनिक फॉर्म में आए, और कैथोड पे मैं चाह रहा हूँ क्या हो कि जो जिंक आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करें और जिंक एज अ मेटल डिपॉजिट हो जाए, ताकि मुझे जिंक मिलना शुरू हो जाए। लेकिन जिस पे मैं जिंक डिपॉजिट करवा रहा हूँ दैट हैज टू बी प्योर जिंक, क्योंकि उसके ऊपर जब आके जब जिंक चढ़ जाएगा उसके चारों तरफ, तो अंदर भी जिंक ही होना चाहिए ना, तभी तो मैं इसको प्योर जिंक कहूंगा। अगर तुमने अंदर आयरन की रॉड रख दी है या ग्रेफाइट रख दी है, चलो तो ग्रेफाइट के ऊपर जिंक कोट हो गया, अब तुम क्या उसको भी प्योर जिंक नहीं कह सकते। इसलिए मैंने कैथोड पे जो है ना वो प्योर जिंक रॉड ली है। तो कैथोड पे क्या होगा, यहाँ से एनोड से जिंक टू पॉजिटिव आयन बन के निकलेंगे और कैथोड पे जाके ये जिंक एलिमेंटल फॉर्म में डिपॉजिट हो जाए। तो ये जो पूरी मेरे पास एनोड होगी, वो कैथोड जो होगी उस पे जिंक जिंक वो पूरी जिंक होगा इसमें सिर्फ। और इस इम्प्योर जिंक यानी जो ब्रास की रॉड थी इसमें से जिंक आयन निकल गए, जिंक इन द फॉर्म ऑफ आयंस निकल गए, और कॉपर जो है फिर वो इस तरह से नीचे गिर जाएगा, कॉपर सॉलिड नीचे रह जाएगा। तो इससे हमने क्या करा, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल कर ली, मतलब जो मेटल मुझे चाहिए था वो मैंने निकाल लिया। जैसे फॉर एग्जांपल 2001 या 2003-4 के दौर में यहाँ ना पाकिस्तान में कुछ वो निकले थे, क्या कहते हैं, कॉइन्स निकले थे, 2 रुपए का था या 1 रुपए का था, वो ब्रास के थे। ब्रास के, प्योर ब्रास के ना कॉइन्स निकले थे, मतलब ब्रास अभी हमने पता है कि वो कॉपर और जिंक का एलॉय है, तो उसकी वर्थ आई थिंक 1 रुपीज थी मार्केट में। ज़ाहिर है 1 रुपए का सिक्का तो 1 रुपए का ही होगा ना, मतलब 1 रुपए का ही वर्थ है ना उसकी।
तो उसमें लोग क्या करते थे, वो उसमें से उस कॉपर निकाल लेते थे। और कैसे कॉपर निकालते थे, वो क्या करते थे, इस कॉइन को जो है ना वो कनेक्ट करते थे एनोड से, और प्योर एक कॉपर रॉड वो कैथोड पे लगा देते थे। दिस इज कॉपर प्योर। और ये जो तुम्हारे पास कॉइन है, इसको हम इम्प्योर कॉपर कह सकते हैं, क्योंकि अभी मैं कॉपर में इंटरेस्टेड हूँ ना, इम्प्योर कॉपर, क्योंकि इसके अंदर कॉपर और जिंक दोनों है। अब मुझे करना क्या है, वो चाहते क्या थे कि इस सिक्के में से मैं कॉपर निकाल लूं। तो उनको जो इक्वेशन चाहिए वो क्या चाहिए, कि कैथोड पे जो है वो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन रिड्यूस होके एलिमेंटल फॉर्म में मिल जाए, और एनोड पे जो क्वाइन है उसमें से कॉपर जो है वो डिसॉल्व होके कॉपर 2 पॉजिटिव आयन में, ताकि यहाँ से कॉपर निकलता जाए और यहाँ आके डिपॉजिट होता जाए। तो उसके लिए उन्होंने जो इलेक्ट्रोलाइट लेना है, वो इलेक्ट्रोलाइट वो क्या लेंगे, जब एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली कॉपर का कोई सॉल्ट सोल्यूशन जो कि सॉल्युबल हो, कॉपर नाइट्रेट ले लिया जैसे। अच्छा पीछे शायद मैंने सॉल्ट सोल्यूशन नहीं लिखा, हाँ ये जो जिंक अगर मैं डिसॉल्व करा रहा हूँ तो सॉल्ट सोल्यूशन क्या होगा, जिंक नाइट्रेट होगा। प्लस जिंक के आयन्स होने चाहिए इलेक्ट्रोलाइट में, जिंक नाइट्रेट ले लो या जिंक क्लोराइड ले लो, वो भी सॉल्युबल होता है। लेकिन अगर सही से याद ना हो ना कि कौन सा सॉल्युबल है कौन सा नहीं, तो नाइट्रेट सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं, इसलिए मैं नाइट्रेट पे इतना फोकस करता हूँ। अच्छा तो उन्होंने क्या करा, कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन लिया, उसमें कॉइन जो था वो बट्टी के पॉजिटिव पे लगाया एनोड पे, तो वो कॉइन में से कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज होकर आयनिक फॉर्म में आना शुरू हुआ, और कैथोड पे कॉपर आयन जो है वो जाके डिपॉजिट होके एलिमेंटल फॉर्म में कॉपर आ गया। तो इस सिक्के में से उन्होंने कॉपर निकाल लिया, और जो नीचे जिंक रह गया वो नीचे आके डिपॉजिट हो गया जिंक में। अच्छा अब ये जो कॉपर और जिंक अलग अलग हो गया ना, तो अब जिंक भी नीचे एलिमेंटल फॉर्म में ही है, मेटल फॉर्म में ही है, और कॉपर जो है वो यहाँ जाके डिपॉजिट हो गया। तो बेसिकली जब ये इन दोनों को अलग अलग बेचते थे ना ₹1 के सिक्के में से निकाल के, तो ये कुछ आई थिंक 1.5 रुपीज के बिक रहे थे। मतलब जो सिक्के की वर्थ है उसका मेटल अलग अलग करके बेचे तो उससे ज्यादा का बिक रहा था। तो मार्केट से ये जो है गायब होना शुरू हो गया सिक्के, पता चला इलेक्ट्रोलिसिस चल रही है, इसमें से ना कॉपर और जिंक निकाल निकाल के अलग अलग बेचा जा रहा है। फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्या करा, ये बंद कर दिए ब्रास के। और उसके बाद पता नहीं कोई सस्ती क्वालिटी का मटेरियल कौन सा एलॉय है वो, तुम लोगों के सामने एक और ₹2 के सिक्के उनकी क्या हालत हो जाती है। जो सिल्वर कलर का ₹2 का सिक्का होता है ना, उसकी तुम्हें हालत तुम देख सकते हो कि क्या हो जाती है, टूट जाता है वो। लेकिन उससे पहले जो गोल्डन कलर का ₹2 का सिक्का था वो टूटता नहीं था, वो ब्रास का था। समझ आई बात क्या होती है एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस? जी सर। कोई सवाल किसी का? अभी क्वेश्चन 8 देखो। क्वेश्चन 8 कह रहा है द apparatus shown is set up to plate a steel key with copper। स्टील की पे कॉपर को चढ़ाना है, ठीक है। तो जिस चीज पे चढ़ाना होता है वो कैथोड पे होती है, मतलब स्टील की जो है वो कैथोड पे होनी चाहिए, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होनी चाहिए, और कॉपर डिसॉल्व होगा, कॉपर को एनोड पे होना चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल पे होना चाहिए। तो कह रहे द की डज नॉट गेट कोटेड विद कॉपर, विच चेंजेस नीड टू बी मेड टू प्लेट द की। देखो यहाँ पे पोलैरिटीज उल्टी हैं, की जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे होनी चाहिए, और जो कॉपर है, जिसको कॉपर को यहाँ से निकलना है ना, कॉपर को आयनिक फॉर्म में आना है और फिर यहाँ पे आके डिपॉजिट होना है, तो एनोड कॉपर की होनी चाहिए, मतलब उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए था, और की को जिसपे कोटिंग होनी है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए था। तो पार्ट डी कह रहा है रिवर्स द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। सही है। पार्ट ए कह रहा था इंक्रीज द कंसंट्रेशन, इंक्रीज करने से क्या होगा जब तक पोलैरिटी रिवर्स नहीं करोगे। क्वेश्चन 10 पढ़ो जरा और बताओ क्या आंसर होना चाहिए।
What are the correct anode positive electrode and cathode negative electrode product when aqueous copper 2 sulfate electrolyte using copper electrodes? मतलब इलेक्ट्रोलाइट आपने क्या लिया है, कॉपर 2 सल्फेट, और उसके अंदर आपने कॉपर इलेक्ट्रोड डाल दिए, मतलब इसमें कैटाइन कॉपर आइन है और कॉपर इलेक्ट्रोड डाल दिए, तो आपने एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का केस बना दिया। जब आपने एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का केस बना दिया है तो एनोड से कॉपर मेटल जो है वो डिसॉल्व होगा और कैथोड पे आके कॉपर डिपॉजिट होगा, ऐसा ही है। एनोड पे क्या होगा, कॉपर जो है वो कॉपर 2 पॉजिटिव आइन बनेगा, ऑक्सीडेशन होगी, दिस हैपेंस एट एनोड। तो एक्वस कॉपर 2 पॉजिटिव आइंस जो है ना वो एनोड पे बनेंगे, और कैथोड पे क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव आइन रिड्यूस होके कॉपर मेटल बनेंगे, मतलब कॉपर मेटल डिपॉजिट होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो सी कह रहे हो ना अहमद, देखो ऑक्सीजन कब आएगा, ऑक्सीजन तब आएगा जब आप इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होगे, दिस इज नॉट इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस। इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस में हम देखेंगे कि एनाइन है, सल्फेट एनाइन है, OH एनाइन है, तो OH एनाइन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा टू फॉर्म 2H2O प्लस O2 प्लस, बट दिस इज नॉट द केस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस, ये एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का केस है, क्योंकि इलेक्ट्रोड देखो कॉपर के यूज किए हैं और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी कॉपर का है, सही है अहमद? जी सर सही। समझ आई? कोई और ऐसा जिसको नहीं आई हो समझ? अच्छा जी, 21 का आंसर बताओ। सी, ठीक है। एक्वस कॉपर 2 सल्फेट यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का कहते हैं तो एनोड डिसॉल्व होगा ऑब्वियसली। The current is constant and the anode is positive, electrode is weighed at regular intervals. एनोड को मास ऑफ, अभी हमने पढ़ा था ना कि मास ऑफ एनोड डिक्रीज होगा, जब मास ऑफ एनोड डिक्रीज होगा तो वो डिक्रीज लीनियरली डिक्रीज होता है। अच्छा, वो डिक्रीज हो रहा है, और तो डिक्रीजिंग हमारे पास दो ही ऑप्शन है, ए और सी। तो जब करंट आप कांस्टेंट रखोगे ना तो मास ऑफ एनोड जो है वो कांस्टेंटली ही डिक्रीज होगा, जितना करंट हो गया उतने ही आइंस जो है वो निकलना शुरू होंगे, उतनी ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी, ठीक है। तो करंट कांस्टेंट होगा तो ऑक्सीडेशन भी कांस्टेंट होगी, मतलब मास ऑफ एनोड लीनियरली डिक्रीज होगा, तो सी इज द आंसर, ये याद रखना। 22 बताओ, समझ आ रहा है तुम लोगों को? खदीजा, सबिहा, जारा, कुछ पूछना नहीं है? ट्वेंटी टू का आंसर बता दो जल्दी। सर ए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कॉपर 2 सल्फेट होना चाहिए, एनोड पे वो जो डिसॉल्व होती है यानी प्योर कॉपर, और कैथोड पे वो जिस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है स्टील की। अच्छा जी, क्वेश्चन 23, व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस का केस है, व्हिच dilute solution will produce the greatest increase in mass of the cathode। देखो डिपोजिशन तो इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस में भी होती है ना कैथोड पे, जैसे पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो लिया हुआ है इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट है,
तो एल्यूमिनियम सल्फेट का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो आइंस होंगे वो एल्यूमिनियम आइंस होंगे और H पॉजिटिव आइंस होंगे, क्योंकि वो कह रहा है डाइल्यूट सोल्यूशन। तो हम सिर्फ एनोड को नहीं देखें, हम सिर्फ कैथोड को देखेंगे सबकी। इसकी कैथोड पे क्या होगा, H पॉजिटिव आइन विल गेन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H2, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो नीचे होता है रिएक्टिविटी सीरीज में। अगर हम बी पे देखें तो बी में कॉपर 2 सल्फेट है, यानी कॉपर 2 पॉजिटिव आइन विल गेन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे होता है रिएक्टिविटी सीरीज में। लेड टू नाइट्रेट में देखें तो यहाँ पे भी H पॉजिटिव आइन जो है वो रिड्यूस हो रहे होंगे, और सिल्वर नाइट्रेट को देखें तो यहाँ पे सिल्वर पॉजिटिव आइन रिड्यूस हो रहे होंगे टू फॉर्म सिल्वर मेटल। तो अगर सेम करंट सब में पास हो रहा है, कैसे मुझे पता सेम करंट पास हो रहा है, तो देखो सबके सब एक ही बैटरी से अटैच्ड है ना, तो मतलब सबके सब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सेम करंट जा रहा है। और जब सेम करंट जा रहा है सबके सब सेल्स में, तो इट मींस कि जो मास डिपॉजिट होगा वो सबके मोल्स जो डिपॉजिट होंगे, मतलब 1 मोल ऑफ मेटल 1 मोल ऑफ एटम डिपॉजिट हो रहा होगा, या 2 मोल या 3 मोल। तो सबसे ज्यादा मास किसका होगा, जिसका एटॉमिक मास सबसे ज्यादा है, सही है, तो वो सिल्वर होगा। ठीक, क्वेश्चन 24, खदीजा समझ आ रही है बात? क्वेश्चन 24 है, when dilute sulfuric acid is electrolyzed between inert electrodes है, which statement are correct? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब आप करते हो तो आयंस कौन कौन से होते हैं, H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। पानी की वजह से जो है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आता है, और सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। अब एक H पॉजिटिव आपने एक बार लिख दिया तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो कैथोड पे क्या होगा, नेगेटिव होती है कैथोड, उस पे H पॉजिटिव आइन आएगा और रिड्यूस हो जाएगा टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एनोड पे OH नेगेटिव आइन, सल्फेट तो होता ही नहीं है डिस्चार्ज, एनोड पे OH नेगेटिव आइन ऑक्सीडाइज्ड होगा 2H2O प्लस O2 प्लस 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन मैं बार बार कह रहा हूँ, याद कर लो, याद कर लो, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दिस इज ट्रू। ऑक्सीजन गैस रिलीज एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दिस इज आल्सो ट्रू। सल्फर डाइऑक्साइड इज रिलीज एट, ये सल्फर डाइऑक्साइड तो कहीं भी नहीं बनती हुई दिख रही है। द एसिड बिकम्स मोर कंसंट्रेटेड, एसिड क्यों कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन निकल रहे हैं, तो ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन मिलके वाटर बनाता है। तो जब ये निकल रहा होगा तो वाटर भी कम हो रहा होगा, वाटर कम क्योंकि आई वाटर से रहे, एसिड बिकम्स मोर कंसंट्रेटेड। ये हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि SO4 2 नेगेटिव आयन मेरे पास पीछे बच रहे हैं ना ज्यादा, SO4 2 नेगेटिव आयन, लेकिन H पॉजिटिव आयन भी तो होंगे ना, सारे के सारे तो नहीं खत्म हो रहे। तो H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव दे विल स्टिल बी सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन OH नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन कम होता जा रहा है, मतलब पानी कम हो रहा है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हमारा कंसंट्रेट होना शुरू हो जाएगा, एसिड विल बिकम मोर कंसंट्रेटेड। तो 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4 कौन से ऑप्शन में, ए में। सही है। सर ये एसिड वाली बात समझ नहीं है मुझे। देखो तुम्हारे पास सल्फ्यूरिक एसिड अगर है पानी में डिजोल्व, एक्वा सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें वाटर की वजह से जो आयंस होंगे वो कौन से होते हैं, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। और सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से जो आयंस है वो कौन से हैं, H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। सही है। जैसे जैसे अब इसमें इलेक्ट्रोलिसिस में निकल कौन कौन से आयन है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव निकल रहे हैं, लेकिन सारे के सारे एक साथ तो नहीं निकल रहे। जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो OH नेगेटिव आयन कम होना शुरू हो जाएंगे। अब H पॉजिटिव आयन चाहे सल्फ्यूरिक एसिड वाला हो या वाटर वाला, है तो वो H पॉजिटिव आयन ना। कैथोड को क्या पता कि वो H पॉजिटिव आयन किस कहाँ से आया, सल्फ्यूरिक एसिड से या वाटर से, उसको तो H पॉजिटिव आयन ले रहा है। तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन भी कम होना शुरू हो जाएगी।
सही है। तो इन शॉर्ट ये जो वाटर है ना, ये भी तो वाटर तो बना ही H पॉजिटिव OH नेगेटिव से है ना। जैसे ही H पॉजिटिव OH नेगेटिव कम होते हैं तो वाटर और डिसोसिएट कर जाता है टू गिव मोर H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो आहिस्ता आहिस्ता वाटर डिक्रीज हो रहा होता है। और जब वाटर डिक्रीज होगा तो ये बकाया जो सल्फ्यूरिक एसिड पानी में डिजोल्व है वो कम पानी में डिजोल्व होगा, तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। समझ आई? जी अब से समझ गया। अच्छा, इस इलेक्ट्रोलिसिस के चैप्टर में ना हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और देख लेते हैं। देखो ये क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस में जो हम सेल बनाते हैं ना, वो कहलाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जो अभी तक हम बनाते हैं, चाहे वो एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस हो चाहे वो इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस हो, दोनों के लिए हमारे पास जो सेल होता है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। और उसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, कैथोड एनोड लेते हैं और बैटरी लगाते हैं। ठीक है, बैटरी लगाते हैं, करंट पास करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की डिकम्पोजिशन करवाते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हम बनाते हैं वो हम पढ़ते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ डिफरेंट फील्ड देन दैट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और इसमें हम करते क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम कैसे बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जिंक मेटल लिया, तो मैं क्या करूंगा, जिंक की रॉड को उसके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप कर दूंगा। मतलब ये मेरे पास जिंक है ना, जिंक मेटल, जिंक रॉड, उसको मैंने जिंक के आयनिक सॉल्यूशन में डिप कर दिया। जिंक का आयनिक सॉल्यूशन क्या मतलब, जैसे इसमें जिंक 2 पॉजिटिव आयन्स हो, वो जिंक नाइट्रेट से भी आ सकते हैं, कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट ले लो जिंक का। अच्छा, फिर मैंने क्या किया कि मैंने कॉपर की इलेक्ट्रोड ली, अलग अलग, साथ नहीं मिलाया, अभी साथ भी मिला सकते हैं, अभी मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ। और उसको कॉपर के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर दिया। कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, जैसे कॉपर सल्फेट ले लो जिसमें कॉपर 2 पॉजिटिव आयन हो बस। सही है। अच्छा, तुम्हें पता है कि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है ना देन कॉपर, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। और कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है देन जिंक, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। और मोर रिएक्टिव मेटल जो है ना, वो ऑक्सीडाइज होना पसंद करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा था ना, तो जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा अगर कॉपर के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करो, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। याद है ये वाला, कि जिंक मेटल को अगर आप कॉपर के आयनिक सॉल्यूशन में डालते हो तो वो कॉपर को रिड्यूस कर देता है, एलिमेंटल फॉर्म में ले आता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करता है। तो मोर रिएक्टिव मेटल ऑक्सीडाइज होता है, और लेस रिएक्टिव मेटल जो है फिर उसको मजबूरन रिड्यूस होना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ते हैं। लेकिन मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अगर ये लोग एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं ना, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आए थे, वैसे ही ये जो मैंने दोनों के अलग अलग बनाया ना, कि जिंक को जिंक सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया, कॉपर को कॉपर सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया, इनको मैं कहता हूँ मेटल हाफ सेल्स। तो जो मैंने लेफ्ट पे बनाया है ये बेसिकली है जिंक हाफ सेल, और जो मैंने राइट पे बनाया है ये है कॉपर हाफ सेल। दिस इज जिंक, दिस इज कॉपर। अगर मैं इन दोनों के हाफ सेल्स आपस में कनेक्ट कर दूं ना एक वायर के साथ, तो क्या होगा, इन दोनों में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। मोर रिएक्टिव बोलेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, भेज देगा अपने इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन भेजने के बाद खुद आयनिक फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा अपने ही इलेक्ट्रोलाइट में। कॉपर मजबूरन उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेंगे, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो है वो डिपॉजिट हो जाएंगे यहाँ पे। मतलब इक्वेशन की बात करूं तो जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जेड एंड
2 पॉजिटिव बनाएगा बाय लूजिंग 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन, फिर उसको कॉपर 2 पॉजिटिव आइंस को इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेंगे क्योंकि वो लेस एक्टिव है, उसको रिड्यूस होना पड़ेगा। सही है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फ्लो करेंगे फ्रॉम अ मोर रिएक्टिव मेटल टू अ लेस रिएक्टिव मेटल। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम अ more reactive metal to less reactive metal। सही है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन खुद से फ्लो कर रहे हैं, तुमने बैटरी नहीं लगाई है यहाँ पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन खुद से फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम अ मोर रिएक्टिव मेटल टू लेस रिएक्टिव मेटल। मतलब क्या है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, करंट होता है। अगर तुमने दो मेटल आपस में कनेक्ट कर दिए, एक मोर रिएक्टिव और एक लेस रिएक्टिव, तो उन दोनों के बीच में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ इन दोनों के बीच में जो है, जो वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो रहे हैं, मैं यहाँ पे एक बल्ब लगा दूं तो बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। मतलब मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना ली, बैटरी बना ली है मैंने। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ बैटरी सेल। जब इलेक्ट्रोलिसिस में आप बैटरी यूज कर रहे थे ना, बनाते कैसे हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से बनाते हो। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज बेसिकली अ डिवाइस। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है is a device which generates electrical energy by means of a redox reaction between two metals। between redox क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। by means of a redox reaction between two metals of different reactivity। लेकिन दोनों मेटल्स का रिएक्टिविटी डिफरेंट होना जरूरी है, वरना इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे। मतलब एक ऑक्सीडाइज हो तो दूसरा रिड्यूस हो। जैसे यहाँ पे जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ना, जिंक इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर इज बीइंग रिड्यूस्ड। तो मोर रिएक्टिव ऑक्सीडाइज्ड होगा जैसे यहाँ पे हमने बात की, और लेस रिएक्टिव जो होगा वो रिड्यूस होगा। और दो ऐसे मेटल का हाफ सेल बनाऊं जिनके बीच में डिफरेंस, रिएक्टिविटी डिफरेंस ज्यादा बड़ा है, मतलब वो रिएक्टिविटी सीरीज में एक दूसरे से ज्यादा गैप में है। जैसे अगर मैं अभी मैंने बनाया हुआ है जिंक और कॉपर का ना, तो ये जो जिंक और कॉपर का हाफ सेल कनेक्ट करने पे जो मुझे वोल्टेज मिल रहा होगा ना, करंट मिल रहा है ना, करंट मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाऊं तो मुझे वोल्टेज मिलेगा। तो अगर मैं एल्यूमिनियम और कॉपर का बनाऊंगा या एल्यूमिनियम या सिल्वर का बनाऊंगा तो वोल्टेज मुझे ज्यादा मिलेगा। सही है, क्योंकि रिएक्टिविटी डिफरेंस बड़ा है। तो जितना बड़ा रिएक्टिविटी डिफरेंस होगा बिटवीन द टू मेटल्स, ग्रेटर विल बी द वोल्टेज जनरेटेड। सही है। तो दिस आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अच्छा, अब देखो फ्लो ऑफ करंट के लिए सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स निकले तो जिंक से कॉपर तक पहुंच गए, लेकिन इनके बीच में देखो खाली जगह है। ये खाली जगह में हम कंडक्शन पाथ कैसे कंप्लीट करते हैं, हम ना इनके बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं, जो कि दोनों इलेक्ट्रोलाइट में ना मैं सॉल्ट ब्रिज लगा देता हूँ। एक इलेक्ट्रोलाइट को दूसरे इलेक्ट्रोलाइट से कनेक्ट कर देता हूँ यूजिंग अ सॉल्ट ब्रिज। तो ये भी याद रखना। अभी कैसे काम करता है सॉल्ट ब्रिज, इसकी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है ओ लेवल में। बस यू जस्ट रिमेंबर दैट सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड टू complete the electrical contact between the two electrolytes। सॉल्ट ब्रिज क्यों होता है, इट इज यूज्ड
to complete the electrical contacts between two electrolytes. Got it? कोई सवाल? आगे कर दूं जरा पेज? जी सर कर दें। तो कुछ इम्पोर्टेंट चीजें इसके बारे में कि इन electrochemical cell, electrons flow from more reactive metal to less reactive metal. Secondly, greater the difference between the reactivity of the metals, greater the voltage generated. ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये सेल्स यूज कहाँ होते हैं? अब ये तो तुम्हें अच्छी तरह पता है ना, सेल्स कहाँ यूज होते हैं। तुम्हारी पोर्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तुम्हारे मोबाइल की बैटरी हो गई, रिमोट कंट्रोलर के सेल हो गए। सेकेंडली, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब रिन्यूएबल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि पोल्यूशन जनरेट नहीं हो रही है इसमें से। चीप होते हैं, लाइट वेट होते हैं, बैटरीज में, गाड़ियों में भी यूज होते हैं, ड्राई सेल्स, टॉर्चेस, घड़ियों में डलते हैं, तो एटसेट्रा एटसेट्रा ना, घिरे हुए होते हैं। सही है। अच्छा देखो, यहाँ पे ना हमारा इलेक्ट्रोलिसिस